हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि हमने 8 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी क्रैश कोर्स कर रहे थे। इसी कड़ी में हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 9, जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स हम हिंदी में कहते हैं वृत्त, एक गोला, जिस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, किसी को कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें और शेयर जरूर कर लें। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खास बात यह है कि आपको सबसे पहले मिलेगी एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, क्लास का शेड्यूल और क्लास का लिंक। डेली क्विज वहां पर होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है और क्लास का शेड्यूल आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल्स होता क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स। जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त। सर्कल पढ़ने से पहले यहां पर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट सर्कल्स एंड इट्स पार्ट्स इन क्लास 6। मतलब क्लास 6 से शुरू हुआ और 8 तक जो जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है उस चीज को हम लोग रिकॉल करेंगे। इसके पार्ट्स के बारे में इससे पहले के चैप्टर्स इसके पहले की क्लास में दे रखे थे, तो इसी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह होता है एक सर्कल, ठीक है। इसका मिड पॉइंट, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो ये रहा, ये इसका केंद्र है। केंद्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, केंद्र मतलब कि सेंटर, इसे ओ से मार्क कर सकते हैं आप। ये जो बाहर की लाइन दिख रही है, बाहर की लाइन, ये क्या है, सर्कल बना कैसे, तो मैं आपको बता दूं। सर्कल की डेफिनेशन ये होती है कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी तक, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी लेकर हम लोग इस फिक्स पॉइंट से चारों तरफ बहुत सारे पॉइंट्स डिनोट कर लें। जैसे कि मैंने यहां पर दूरी ली, ये वाली, तो यहां से भी सेम दूरी लेके मैंने एक पॉइंट बनाया, यहां से भी सेम दूरी लेके ये पॉइंट बनाया, यहां पे भी सेम। ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर बना दिए। और आपको पता है कि बहुत सारे बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं, रेखा का निर्माण करते हैं। वैसे यहां पर एक पूरी बाउंड्री बन गई है जिसे हम लोग कहते हैं परिधि, सर्कमफ्रेंस जिसे कहा जाता है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं वृत्त की परिधि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे वृत्त की त्रिज्या की। जो फिक्स दूरी है, एक फिक्स पॉइंट से जो दूरी मैंने ले रखी थी, उस दूरी को मैं बोलूंगा वृत्त की त्रिज्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। तो ये जो है, ये जो पॉइंट है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक जो दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। तो इसे हम लोग कह देते हैं त्रिज्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। अगर यही दूरी कुछ इस तरीके से हो, इस तरफ भी मैं इसको मार्क कर देता हूं, तो ऐसी लाइन वृत्त के अंदर जो कि सेंटर से निकलती है, जो कि सेंटर से निकलती हो, जैसे कि ये लाइन जो है ए और बी लाइन जो है वो सेंटर से निकल रही है, तो इस बड़ी वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा, वृत्त का व्यास बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वृत्त का व्यास। तो इसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, व्यास, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। क्लियर। क्या आपको एक चीज दिख रही है कि अगर मैं 2 त्रिज्या लिख दूं, व्यास को मैं क्या लिख सकता हूं, एक आर, तो ये रहा, त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक तो ये है आर और एक आर ये रहा, तो मैं व्यास को क्या लिख सकता हूं, मैं व्यास को लिख सकता हूं 2r। व्यास इज इक्वल टू 2r। अगर मुझे व्यास दे रखा है, मुझे त्रिज्या निकालनी है, तो मैं 2 का भाग कर दूंगा तो मुझे त्रिज्या मिल जाएगी। ये बात यहां तक आपकी क्लियर होगी।
अब चलिए ये बात तो हो गई। अब हम लोग बात करते हैं जो हमें इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, वो है जीवा। ठीक है, जीवा के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर से नहीं जा रही है और अनंत तक वृत्त को चीरते हुए निकल जाती है, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट। दूसरी चीज, अगर ऐसी लाइन जिसके जो आपने पढ़ा होगा कि रेखाखंड जो होते हैं उसके जो जहां पर वो खत्म होती है वहां पे पॉइंट्स होते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी यूक्लिड ज्योमेट्री में। तो वही चीज, अगर किसी रेखाखंड के पॉइंट्स जो है वो वृत्त की परिधि पे खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त की जीवा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। आई बात समझ में? तो सबसे ज्यादा हम लोग जो पढ़ने वाले इस चैप्टर, पूरा चैप्टर जो जिसके ऊपर डिपेंड है वो है जीवा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट की। सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ये केंद्र बिंदु है सर्कल का। अगर यहां से मैं एक जीवा खींचता हूं, एक कोड मैंने बनाई जिसका नाम मैंने रख लिया ए और बी। यहां पे किसी पॉइंट को ओ डैश मार्क कर दो, यहां पे किसी पॉइंट को ओ मार्क कर दो। तो ये जो भाग है, ये जो भाग मेरा बना, इस भाग को मैं बोलूंगा सेगमेंट। मतलब कि जीवा जो होती है वृत्त को दो भागों में बांटती है, बराबर भागों में नहीं बांटती। बराबर भागों में तो कौन बांटता है? वृत्त का व्यास बांटती है वृत्त को बराबर भागों में। ठीक है, तो जीवा जो होती है वो सेंटर से नहीं निकलती, सीधी बात। ठीक है, सेंटर से नहीं निकलती। तो जीवा खींचने के बाद दो भाग बन जाते हैं, एक तो बड़ा भाग, एक छोटा भाग। इस भाग को हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसे कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। लेकिन ये छोटा वृत्तखंड है, तो इसे हम लोग कहेंगे लघु वृत्तखंड। इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला भाग बच गया, ठीक है, इस भाग को हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। यदि अगर मैं कहूं सेक्टर किसे कहा जाता है, ये मैंने वृत्त खींचा, यहां पर मैं सेक्टर बनाता हूं। देखो, ये सेंटर है सर्कल का, यहां से मैं दो त्रिज्या बनाता हूं कुछ इस तरीके से। तो अब भी वृत्त, ये जो पीस है, इस पीस को मैं थोड़ा सा बाहर ले जाता हूं। ठीक है, तो वृत्त दो भागों में बढ़ गया। एक भाग तो ये रहा, एक भाग ये रहा, ये बड़ा वाला भाग और ये छोटा वाला भाग। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं हिंदी में? त्रिज्य खंड। और कौन सा त्रिज्य खंड? ये जो भाग है, ये छोटा वाला भाग है, मतलब कि ये छोटा त्रिज्य खंड, मतलब कि लघु त्रिज्य खंड, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला होगा, इसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्लियर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किसी सर्कल के लिए। वृत्त पढ़ने के लिए इतनी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। एक सर्कल में ड्रॉ करता हूं, मैंने एक सर्कल बना दिया। इसके अंदर ये सेंटर है सर्कल का, यहां पर मैंने एक जीवा खींची, यहां पर भी मैं एक जीवा खींच रहा हूं, और यहां से सेंटर से होती हुई भी मैं एक जीवा खींचूंगा। तो आपको एक चीज समझ में आई? यहां पे जीवा छोटी है, यहां पे और बड़ी हो रही है, यहां पे और बड़ी हो रही है, फिर और आगे जाऊंगा तो छोटी होती जाएगी। मतलब कि वृत्त की, किसी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा जो होगी वो वृत्त का व्यास होगी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं वृत्त का व्यास
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए वृत्त पढ़ने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या क्या चीजें हमें इससे पढ़नी है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर दे रखा है, वो है एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट अ पॉइंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली, एक लाइन सेगमेंट ए बी ले ली। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये लाइन किसी एक पॉइंट पे कोण का निर्माण करेगी। कैसे? अगर मैंने यहां पर पॉइंट मार्क कर दिया तो ये लाइन एक कोण का निर्माण कर रही है, ये वाला कोण। इस कोण को आप थीटा बोल दीजिए। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये कोण का निर्माण, ये कोण का निर्माण इस सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ए बी के थ्रू किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं इंग्लिश में कि सेगमेंट एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट ए बी। ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं एक सर्कल बनाता हूं, मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पर इसका सेंटर है, मैंने बोल दिया कि यहां पर इसकी कॉर्ड है, एक जीवा है, यहां से ये जीवा कहीं पर भी, मान लो कि सेंटर पे कोण बना रही है, ये सेंटर है, ठीक है, थीटा कोण बना रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाय कोण ए बी, जीवा ए बी के द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, ऐसा कह सकता हूं। तो इसी के थ्रू अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि ये जो पहला पॉइंट दे रखा है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट हमें दे रखा है एंगल सबटेंडेड बाय कोण एट अ पॉइंट, जीवाओं के द्वारा बनाया गया कोण, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो क्या कहता है, जैसे अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट यहां पर क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय सेगमेंट पी क्यू। यहां पर ये क्या है, एक ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है, ये क्या हो गई, एक जीवा हो गई वृत्त की। और ये पी क्यू यहां पे भी एंगल बना रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय कोण ए बी। यहां पर भी कोण बना रहा, तो मैं कह सकता हूं एंगल सबटेंडेड बाय कोण, एंगल सबटेंडेड बाय कोण पी क्यू, ऐसा कुछ कह सकता हूं। बस यही चीजें यहां पर दे रखी है। तो हमने जीवाओं के बारे में पढ़ा अभी कि जीवा क्या होती है, वृत्त की जीवा। उसके बारे में कुछ चीजें यहां पर दे रखी है, उस चीजों को आपको समझना है। ठीक है, तो एक नई स्लाइड लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीजें कहना चाह रहे हैं। मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल बना दिया, ये इसका केंद्र बिंदु, ये इसका केंद्र बिंदु बन गया। मैंने यहां पर मान लो कि एक जीवा बनाई, जीवा कौन सी है, ए बी, ये हो गया ओ। इस सेंटर से, इस सेंटर से ये थोड़ा सा दूर है, एक जीवा और मैं बनाता हूं यहां पर पी क्यू। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पी क्यू और जीवा ए बी में से बड़ी जीवा कौन सी है? तो आप बोलोगे सर पी क्यू बड़ी दिख रही है। तो इसके पीछे का एक चीज निकल के आती है, वो चीज ये है कि सेंटर के नजदीक, वृत्त के केंद्र के नजदीक जो जीवा होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, और वृत्त के केंद्र से दूर जो होगी वो जीवा छोटी होगी। तो क्या अगर एक सर्कल दे दिया, यहां पर एक जीवा यहां दे दी, ये हो गया सी डी। अब मुझे बताओ जीवा पी क्यू और जीवा सी डी में से छोटी जीवा कौन सी है? तो आप निकाल सकते हो, आप कह सकते हो कि यहां पे सर सेंटर से दूर, थोड़ी सी दूर है सी डी, जो कि जीवा छोटी होगी, और पी क्यू क्या होगा, जीवा जो होगी पी क्यू जीवा वो बड़ी होगी। तो ये चीज समझ में आ गई? क्लियर? आगे चलते हैं, आगे इनका क्या कहना है। तो यहां पर साफ लिखा हुआ है कि हम लोग कुछ चीजें एनालिसिस करते हैं। ठीक है, साइज ऑफ कॉर्ड के बारे में, जीवा की साइज के बारे में हम लोग चीजें देखते हैं। ठीक है,
तो यहां पर लिखा हुआ है कि एंगल सबटेंडेड बाय देम एट सेंटर दैट द लॉन्गर इज द कॉर्ड, द बिगर विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर विल बी डैश 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 डैश। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर दे नहीं रखा है। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है। आगे चलते हैं। देखो हमें यहां पर मोस्टली क्या पढ़नी है, थ्योरम्स पढ़नी है। तो थ्योरम्स कैसी होंगी, थ्योरम्स बहुत इजी होंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम हमारी ये कहती है कि जीवाओं के द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर, जीवाओं के द्वारा जो कोण बनता है केंद्र पर, और जीवाएं कैसी होनी चाहिए, समान जीवाएं। दो समान जीवाएं ले ली और वो केंद्र पर कोण बना रही है, तो वो कोण क्या होगा, समान होगा। यही कहने की कोशिश यहां पर की जा रही है कि इक्वल कोण ऑफ अ सर्कल, समान जीवाएं वृत्त की क्या करती है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे समान क्या बनाती है, एंगल बनाती है। मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल में मैं दो जीवाएं बना लेता हूं, दो जीवाएं मैं बना लेता हूं, ये हो तो सेंटर हो गया। एक जीवा मैंने बना ली ये वाली, ठीक है, एक जीवा मैंने बना ली ये वाली। यहां पर मैं इसका नाम दे देता हूं, ए बी नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं पी क्यू। अब मुझे ये चीज दे रखी होगी कि ए बी क्या है, पी क्यू के बराबर है, ये चीज मुझे दे रखी है। तो जब भी ये जीवाएं यहां पर एंगल बनाएंगी, देखो इसके इस कोने से सेंटर पे, ठीक है, और इसके इस कोने पे सेंटर पे ये एंगल, और यहां पे भी ये जीवा यहां पर सेंटर पे एंगल बना रही, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, उसका रीजन ये है कि ये दोनों जीवाएं क्या है, समान है। तो ये थ्योरम है कि दो समान जीवाएं होंगी तो वो सेंटर पे समान एंगल बनाएंगी। अब अगली जो थ्योरम आएगी वो इसके जस्ट इसकी कन्वर्स होगी। कन्वर्स का मतलब जस्ट इसका उल्टा, कि अगर दो जीवाएं हैं वो सेंटर पे समान कोण बनाती है, समान एंगल बनाती है, इक्वल एंगल बनाती है, तो ये दोनों जीवाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये आपकी दूसरी थ्योरम होगी। हम इसे प्रूफ कैसे कर सकते हैं, जब हमने थ्योरम क्या कहलाती है जिसे प्रूफ करने की जरूरत पड़े। तो यहां पर आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये रहा सर्कल, ठीक है। यहां पर दो एंगल्स, आप दो ट्राइंगल्स है, उनको क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो बाय सिंप्लिसिटी आप ये कह दोगे कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। बाकी सारे प्रूफ जस्ट इसके जैसे ही होंगे, ठीक है। तो मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, यहां पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल पी ओ क्यू, एक बन रहा है ए ओ बी। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल पी ओ क्यू की बात करते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि ओ ए और ओ क्यू क्या है, ओ ए और ओ क्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, सारी एक दूसरे के इक्वल होंगी। किसी के भी बराबर पुट कर दो, कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर लोगे, ठीक है। और मुझे एक चीज और दे रखी है कि जीवाएं बराबर है, मुझे एंगल बराबर प्रूव करने, ये दोनों इसके बराबर है। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ए और बी में मैं लिख देता हूं कि ए ओ जो है वो क्यू ओ के बराबर है। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूं कि बी ओ जो है वो पी ओ के बराबर है। तीसरी चीज मुझे दे रखी है, मुझे गिवन है कि ये दोनों जो जीवाएं हैं वो क्या है, समान है। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा, बराबर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू होगा। अब देखो ए की जगह क्यू आ रहा है, बी की जगह पी आ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ए बी जो होगा और किसके सर्वांग होगा, किसके सर्वांग होगा, ओ की जगह तो ओ ही आ रहा है, ठीक है। ए की जगह क्यू, क्यू ओ पी। अब आप इसको मिला के देख लो, आप बोलोगे ओ बी तो आपको पी ओ पी मिलेगा, ओ बी तो ओ पी मिला, ए बी तो क्यू पी। इसको उल्टा लिखना है हमें, इसे उल्टा लिखना है, तब जाके चीजें सेट हो जाएंगी।
ये देखो सेट हो गई, सारी चीजें सेट हो गई। तो क्या बाय सिंप्लिसिटी मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय सिंप्लिसिटी मैं ये कह सकता हूं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल QOP, इस तरीके से मैं कह सकता हूं। ये चीजें क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है, ये यही प्रूफ है बाय SSS रूल, ठीक है। SSS तीनों साइड्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये क्राइटेरिया लगेगा यहां पर। यहां पर एक रिमार्क दिया है कि आप सिंप्लिसिटी यूज कर सकते हो, बस यही रिमार्क है। आगे चलते हैं, यहां पे और कोई भी चीज नहीं दे रखी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कहना चाहता है, ये देखो कन्वर्स आ गई। चलो 9.2 की बात करते हैं कि जो एंगल बनाए गए हैं जीवाओं के द्वारा, कहां पर, सेंटर पे जो एंगल बनाए गए हैं अगर वो समान है, इक्वल है, तो जीवाई भी इक्वल होंगी। जीवाई भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वही चीज हमने पढ़ी, कन्वर्स ट्रू होता है इसका। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। जीवाई क्या होंगी, समान होगी, अगर केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, समान होगा। अब हम लोग आ चुके हैं, ये हम लोग कैसे प्रूव कर लेंगे, एच से प्रूव हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 पे हम लोग आ गए। हमने कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, ट्राइंगल्स में। हमने ये पढ़ा था कि दो सर्कल्स है जिनकी त्रिज्या बराबर है, तो ये क्या कहलाएंगी, सर्वांग वृत्त कहलाएंगे, एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाएंगे। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि आप रिकॉल करो कि दो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनकी समान त्रिज्या है। तो प्रूव करो कि अगर इन दोनों में अलग अलग, एक में जीवा बनाऊं, ठीक है, और समान जीवाएं बनाऊं, दो अलग अलग मेरे पास सर्कल है उसमें दो समान जीवाएं बनाऊं, तो ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सीधी सी बात है, अगर मैं यहां पर 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाता हूं, अगर 5 सेंटीमीटर का सर्कल एक में और बनाता हूं, ठीक है, यहां पर मैं कोई भी जीवा ले लूं, XYZ जीवा ये ले ली, एक जीवा मैंने ये ले ली, ये हो गया AB, ये हो गया PQ। अब मैं कह रहा हूं कि AB और PQ समान है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यही जीवा यहां पर लगी होती तो भी तो एंगल्स बराबर होते, रेडियस समान होना चाहिए। क्या बोला कि सर्कल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है, सिर्फ इसका कन्वर्स दे रखा है, आपको वो प्रूव करना है, ठीक है, इसका कन्वर्स तो आप प्रूव कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मुझे यहां पर दे रखा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड, लंबवत रेखा कहां से, केंद्र से जीवा पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया, ये मेरा है सेंटर, ये क्या बन गया, सेंटर बन गया। ये मेरी XYZ कोई भी जीवा है, ये मेरी बन गई जीवा, जिसे मैं कह दूंगा PQ। ये है O पॉइंट। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं, केंद्र से इस रेखा पर, इस जीवा पर एक परपेंडिकुलर बना दिया, ये हो गया परपेंडिकुलर रेखा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो जीवा को समान भागों में विभाजित करेगा। तो AB जो है वो जीवा को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, समविभाजित करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि PB इज इक्वल टू BQ होगा। क्यों होगा,
जब भी सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं किसी जीवा पर, तो वो हमेशा वो रेखा, वो परपेंडिकुलर, वो लंबवत रेखा इस जीवा को दो समान भागों में विभाजित करेगा। यही थ्योरम्स उल्टी भी आपको देखने को मिलेंगी कि अगर कोई रेखा है जो जीवा को दो समान भागों में विभाजित कर रही है, तो वो इस पे लंबवत होगी, ठीक है, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं थ्योरम 9.3 की, जो हमने अभी पढ़ी। ये कुछ भी नहीं है, ये सारे एग्जामिन करने वाली चीजें हैं। थ्योरम 9.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब भी मैं कोई लंबवत रेखा वृत्त के केंद्र से जीवा पर बनाता हूं, तो वो जीवा को दो समान भागों में विभाजित करती है। इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर एक काम करो कि आप यहां पर ट्राइंगल्स बना लो, दो, ये दो ट्राइंगल्स बना दी। आप इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ट्राइंगल ए पी बी और ए बी क्यू, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पी बी क्या होगा, क्यू बी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। जब भी दो ट्राइंगल्स में दो चीजें सेम प्रूव करनी है तो कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ये आपकी ट्रिक होनी चाहिए। तो क्या कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैं ये कह सकता हूं, पहली चीज मुझे ये मिली कि ए पी ए क्यू के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू क्या है, रेडियस है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी जो है वो क्या होगी, कॉमन होगी। ए बी इज इक्वल टू ए बी हो गया। चलिए दूसरी क्या चीजें मुझे मिल रही है? दूसरी चीज मुझे मिल रही है कि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कर देता हूं। ये क्या है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्लियर? तो इससे मैं कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल्स क्या है, ये ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी ये और ये क्या होगा, ये और ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कौन से क्राइटेरिया यहां पर लग रहा है, कौन सा क्राइटेरिया यहां पर लग रहा है? तो यहां पर आप बोलोगे आर आर जो है वो एक तरीके से, यहां पर देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी पी, मतलब ये राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल है ये, तो यहां पर हमेशा आर एच एस क्राइटेरिया लगेगा। आर मतलब एक तो राइट एंगल, उसके बाद हाइपोटेनस और एक कोई भी साइड, तो ये तीनों चीजें हमें यहां पर कॉन्ग्रुएंसी में मिल गई। तो बाय सिंप्लिसिटी मैं ये कह सकता हूं कि पी बी क्या होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमको इसका कन्वर्स देखने को मिलेगा, इस थ्योरम का कन्वर्स देखने को मिलेगा। ये पेज यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए आगे थ्योरम वापस, इसका कन्वर्स है और कुछ भी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, थ्योरम ज्यादा है कोई बात नहीं। चलिए तो थ्योरम 9.4 की बात करते हैं। यहां पर दिया हुआ है कि अगर कोई लाइन है वो सेंटर से आ रही है, कोई लाइन है वो सेंटर से खींची गई और सर्कल के सेंटर से खींची गई और वो बाइसेक्ट कर रही है, संधिभाजित कर रही है जीवा को, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी जीवा के। यही तो चीज हमने पढ़ी थी। पहला थ्योरम क्या कह रहा था हमारा, कि अगर केंद्र से परपेंडिकुलर में जीवा पर खींचता हूं तो वो क्या करती है, जीवा को दो समान भागों में बांटती है। इसका कन्वर्स ये हो गया कि अगर जीवा को दो समान भागों में बांटने वाली कोई ऐसी रेखा है जो सेंटर से आ रही है, मतलब कि उसका मतलब ये होगा कि ये इस जीवा पर परपेंडिकुलर होगी। बस यही चीज है इसका कन्वर्स। इसको भी आप किससे प्रूव कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब हम लोग टॉपिक लेते हैं इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बहुत इजी है, मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पर दो मैं समान जीवाएं बना लेता हूं, दो मैं समान जीवाएं बनाता हूं।
ये तो हो गया इसका सेंटर O। एक जीवा मैंने बना ली, ये बना ली, एक जीवा मैंने बना ली ये। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? हमने पहले ही पढ़ा था कि केंद्र के नजदीक जो होगा वो हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। केंद्र के दूर जो जीवा होगी वो हमेशा छोटी होगी। लेकिन अगर ये चीज हो जाए कि दो जीवा है जो केंद्र से समान दूरी पर है, तब तब क्या होगी? ये कोऑर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, बराबर होंगी। चीजें देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, मैं एक सर्कल बना देता हूं। देखो, एक सर्कल मैंने बना दिया। मैंने बोल दिया कि ये जीवा बड़ी है और ये जीवा छोटी है, ठीक है। आपने बोल दिया ये जीवा छोटी है और ये जीवा बड़ी है। आपने बोल दिया कि ये जीवा छोटी है और ये जीवा बड़ी है। अब मैं कह दूं कि एक जीवा मैं ऐसी बनाता हूं, एक जीवा मैं ऐसी बनाता हूं, ये मेरा सर्कल, एक जीवा मैं ऐसी बनाता हूं, एक तो ये रही, और सेम डिस्टेंस पे मैं एक जीवा और बनाता हूं। तो क्या ये जीवा एक दूसरे के समान होंगी? बिल्कुल समान होंगी, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर है। एक चीज और निकल के आती है कि इसकी डिस्टेंस भी सेम होगी। तो यही चीज है, यहां से अगर इसकी डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तब जाके मैं कह सकता हूं कि पी क्यू क्या होगा? ए बी के बराबर होगा। ये दोनों जीवाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? बहुत इजी है। चलिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, देखना आप। ये बहुत सारी चीजें दे रखी है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। A length of perpendicular from the point to a line is the distance of the line from the point। अरे सीधी सी बात है, ये लाइन ये कहना चाह रही है कि वृत्त का केंद्र है, वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, एक किसी भी जीवा पे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे ऊपर इसका सेंटर है। तो ये जो लेंथ है वो इसको उल्टी भी कर दूं तो ये हमेशा सेम लेंथ रहेगी। कोण चाहे ऊपर नीचे हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर और क्या चीजें दे रखी है? देखो, यहां पर यही चीजें दे रखी है। अ सर्कल कैन हैव इंफिनिटली मेनी कोर्ड्स। मतलब कि एक वृत्त में मैं बहुत सारी जीवाएं खींच सकता हूं। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, उस सर्कल पे ये भी जो जीवा होगी, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, बहुत सारी जीवा आप ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी जीवा ड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि सर्कल में कितनी जीवाएं बन सकती है? तो आपको कहना है इनफाइनाइटली मेनी जीवाएं आप लोग बना सकते हैं इसके ऊपर। ये चीज शायद आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे की लाइन ये करिए कि अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो अगर मैं एक कॉर्ड खींचूं जो बड़ी है, एक बड़ी कॉर्ड खींचूं, एक बड़ी जीवा खींचता हूं, तो वो हमेशा सेंटर के नजदीक होगी। वृत्त के केंद्र के पास में जो जीवा होती है वो बड़ी होगी, और जो छोटी जीवा होगी वो वृत्त के केंद्र से थोड़ा सा दूर होगी, ठीक है। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, ये पेज यहां पर खत्म होता है। इस पेज को हमने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अगला पेज हमारा क्या कहता है? एक प्रमेय और आ गई है यहां पर, बहुत इजी है। ये यहां पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? एक सर्कल में दो जीवा खींच ली, फिर उसकी डिस्टेंस माप ली, ठीक है, वो सेम आ रही है। उसके बाद दो अलग अलग सर्कल ले लिए। अब ये वाली जीवा यहां पर खींची, ये वाली जीवा यहां पर खींच ली। अब दोनों की डिस्टेंस मापी तो वो भी सेम आ रही है। तो ये कंक्लूजन निकल के आता है कि सेंटर से जिन भी दो जीवाओं का जो लेंथ है, जो दूरी है, वो समान है, तो जीवाएं समान होंगी। कंफ्यूज कुछ नहीं होना, एक ही लाइन को 10 बार लिख रखा है और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, थ्योरम 9.5 की बात करते हैं। ये रही आपकी थ्योरम 9.5। इसके बाद पेज खत्म है आपका। चलिए, तो थ्योरम 9.5 क्या कह रही है? ये कहती है कि इक्वल कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, किसी वृत्त की समान जीवाएं आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यही चीज हमने पढ़ी, इसी चीज को हमने वापस से रिपीट किया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
नेक्स्ट पेज क्या कहना चाहता है। तो जब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, यहां पर एक थ्योरम और देगा जो इसका कन्वर्स होगा। क्या कन्वर्स होगा कि अगर समान जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर है। अब इसका कन्वर्स यह होता है कि दो जीवाएं हैं जो केंद्र से समान दूरी पर है, मतलब कि वो जीवाएं बराबर होंगी। ये इसका कन्वर्स, यही कन्वर्स आप लोग यहां पढ़ोगे। यही चीज यहां पर इसने चेक करी है और कुछ भी नहीं किया। आगे चलते हैं, थ्योरम 9.6 की बात करते हैं। ये थ्योरम कहना चाहती है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर है वो आर इक्वल इन द लेंथ, वो जीवाएं भी समान होती है। वही चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, 10 बार रिपीट कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई और आरबीएसई ने पूछ रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आ गया तो एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन और है सेम डायग्राम के। सेम डायग्राम के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को काट रही है सर्कल के अंदर, तो इक्वल एंगल्स मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। यहां पर जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है दो जीवाएं, ये जीवा हो गई ए बी, ये हो गई सी डी। ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से मैंने एक डायमीटर खींच लिया, एक व्यास बना लिया। ठीक है, तो ये जीवाएं व्यास के साथ, ये जो ए बी जीवा है वो ये कोण और सी डी जीवा जो है वो ये कोण, दोनों क्या बनाएंगी, बराबर बनाएंगी। ये मुझे प्रूव करना है। नहीं, ये चीज मुझे दे रखी है कि ये एंगल बराबर बना रहे। ठीक है, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, हमने एक थ्योरम पढ़ी, अगर इन दोनों को सेम प्रूव करना है तो मैं एक चीज ये लगा सकता हूं कि अगर सेंटर से इन दोनों जीवाओं की दूरी अगर समान है तो इन दोनों जीवाओं को मैं सेम प्रूव कर सकता हूं। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं। हेलो, एवरीथिंग क्लियर? चलिए, तो अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ऐसे 4 क्वेश्चन आने वाले, चारों क्वेश्चन को मैं नहीं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन समझाऊंगा। बाय कॉन्ग्रुएंसी आप चारों चीजों को सॉल्व कर सकते हो। बाय कॉन्ग्रुएंसी आप चारों चीजों को सॉल्व कर पाओगे। यहां पे मैं एक सर्कल बना देता हूं, ये मैंने बना ली सर्कल। अब मैं यहां पर दो जीवाएं बनाता हूं। एक जीवा तो हो गई ये, एक जीवा हो गई ये वाली। क्लियर? ये दो जीवाएं बना ली, इन जीवाओं के नाम भी लिख देते हैं। ये हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी डी। ये सर्कल का सेंटर मान लो, ये सेंटर है। ठीक है, यहां से मैं एक क्या बनाता हूं, मैं एक बनाता हूं व्यास, डायमीटर जिसे कहते हैं। ये सेंटर हो गया मेरा ओ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं ई। अब मुझे यह प्रूव करना है कि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है और ये एंगल जो है वो क्या है, बराबर होंगे। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, सॉरी, ये मुझे चीज दे रखी है, ये दोनों बराबर। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। तो मुझे टू प्रूव, ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। ये मुझे प्रूव करना है। मुझे गिवन क्या है, मुझे ये दे रखा है कि ये जो एंगल है ए ई, इसे पी क्यू ले लो। ए ई क्यू जो है वो क्यू ई डी के बराबर है। एंगल ए ई क्यू जो है वो एंगल क्यू ई डी के बराबर है, क्यू ई डी के बराबर है। क्लियर? अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायमीटर क्या है, ये दोनों कॉर्ड जो है, जीवाएं जो है वो इक्वल है। तो मैं इसे कैसे प्रूव करूंगा? अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि इस कॉर्ड की ये दूरी और इस कॉर्ड की ये दूरी, लंबवत दूरी, ठीक है, अगर समान है, अगर ये और इन दोनों को मैं समान प्रूव कर देता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं
वो जीवाएं आपस में बराबर होती है। इजी। तो इन दोनों को मैं इक्वल कैसे प्रूव करूंगा? बाय कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग समता से मैं इसको इक्वल प्रूव कर सकता हूं। तो मैं एंगल लेता हूं, मान लो मैंने एंगल ले लिया, मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूं, ठीक है। तो दो ट्राइंगल्स मेरे पास आ गए, एक ट्राइंगल आ गया, इसको ले लो एस, इसको ले लो टी, ई एस ओ और टी ई ओ। ई एस ओ और ट्राइंगल कौन सा है? टी ई ओ। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन किया मैंने ओ टी और ओ एस का, तो मैं कैसा कंस्ट्रक्शन करूंगा? एकदम लंबवत रेखा खींचूंगा, ठीक है। तो ये लंबवत रेखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर और ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर, तो वो एंगल सेम लिख दो। तो आप लिखो कि इस ट्राइंगल में 90 डिग्री कौन सा है? ई एस ओ। एंगल ई एस ओ इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ई टी ओ। ई टी ओ कौन सा है? 90 डिग्री का एंगल है। एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है यहां पर, एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, वो कौन सी कॉमन दिख रही है? ईओ। ईओ यहां पर क्या है? कॉमन है। ईओ इज इक्वल टू ईओ, ये कॉमन है यहां पर, कॉमन, ये 90 डिग्री। उसके बाद मुझे और क्या चीज दे रखी है कि मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? बताओ, और क्या चीज दे रखी है कि मैं उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? अब देखो, यहां पर ऐसी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रखी जिससे मैं ये प्रूव कर सकूं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही चीजें दे रखी है। ना ये साइड मुझे कुछ इक्वल दे रखा है, ना ये साइड मुझे कोई इक्वल दे रखी है, और ये तो मुझे प्रूव करना है ना। एस ओ इक्वल टू ओ टी तो मुझे प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करूंगा? कोई बता सकता है? जब भी कॉन्ग्रुएंसी काम में नहीं आती है, तब आपको चलना है एंगल्स पे, ठीक है। तब आपको चलना है एंगल्स पे। मैं ये रट के नहीं आया हूं, ठीक है, मैं रट के नहीं आया हूं, मैं भी अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि आप किस वे में आगे बढ़ सकते हैं। जहां जहां आप अटको, तो वहां से कैसे निकलना है पतली गली से, इस चीज को आपको देखना है। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए, लेकिन मेरा यहां पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं बन रही है कि मैं कह सकूं कि ये एंगल्स क्या हो, ये ट्राइंगल्स क्या हो, सर्वांग समूह, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं? बता सकता है कोई? क्या कर सकता हूं मैं? पीछे देखते हैं किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया। तो इन्होंने क्या कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हो रही है, एक काम करो, आप एंगल को प्रूव कर दो, एंगल को प्रूव कर दो इक्वल है। देखो कैसे किया, इसको यहीं से स्टॉप करो, कॉन्ग्रुएंसी तो लगानी ही पड़ेगी, लेकिन इसको यहां पे स्टॉप करो। अब हम लोग देखते हैं कि एक चीज हमें बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सके। तो वो चीज हम लोग कैसे बनाएंगे? यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी और यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो ट्राइंगल ई एस ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं। मैंने यहां पर लिखा कि एंगल एस ई ओ प्लस एंगल एस ई ओ, इसके बाद ये वाला एंगल ई एस ओ प्लस ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल एस ओ ई, ये क्या है? 180 डिग्री के होंगे। वैसे ही मैं दूसरे ट्राइंगल में कर देता हूं, ट्राइंगल ओ ई टी की बात करता हूं। तो इसमें भी सारे एंगल जो है उसको ले लेता हूं, एंगल ओ ई टी, एंगल ई टी ओ, एंगल ओ ई टी प्लस एंगल ई टी ओ, और दूसरा एंगल कौन सा आ गया? ई ओ टी। ये सब मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। अब मुझे किस एंगल की वैल्यू दे रखी है? आप बोलोगे यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, उनको तो प्रूव कर दो, उनको तो लगा दो, फिर बात का बाद में देखेंगे। आप बोलोगे कि ई एस ओ ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये 90 डिग्री यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखो यहां पर भी तो एक 90 डिग्री है, कौन सा? ईटीओ। यहां पर भी ये 90 डिग्री का हो गया। चलो ठीक है, आपने बोल दिया सर 90 डिग्री का है, क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने लगा दिया। अब क्या कर सकते हैं? इसको आगे प्रूव करते हैं। और अब मैंने बोल दिया ये भी 80 डिग्री, 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री,
तो ये दोनों को इक्वल रख सकता हूं मैं, इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं ना मैं, रख दो। आपने बोल दिया कि सर ये लो मैंने इक्वल रख दिया, मैंने लिख दिया एंगल SEO प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल SOE इज इक्वल टू दिस एंगल OET प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल दिस एंगल EOT। अब मुझे एक चीज और दे रखी क्वेश्चन में कि ये एंगल इसके बराबर है, एंगल AEQ जो है, AEQ जो है मतलब कि SEO एंगल जो है वो OET के बराबर है। SEO ये एंगल OET इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ACO लिखूं या फिर OET लिखूं, बात एक ही है। किसी एक का नाम चेंज कर दो, एक का नाम चेंज कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो SEO का नाम चेंज कर देता हूं और उसका नाम लगा देता हूं OET। तो कैलकुलेशन में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एंगल एक जैसे हैं। ठीक है, यहां पर 90 डिग्री प्लस SOE इज इक्वल टू OET प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल EOT। OET से OET कैंसल, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसल, मुझे क्या मिला? तो आप बोलोगे कि सर मुझे एक चीज मिली कि एंगल SOE इज इक्वल टू एंगल EOT। ये चीज मुझे यहां पर निकल के आए। अब मैंने जब सर्वांग समता प्रूव करने के लिए इसको लगाया तो इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, अब देखते हैं। अब मुझे ये चीज मिल गई है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के भी बराबर है। तो मैं यहां लिख देता हूं ना, मैं यहां लिख देता हूं कॉन्ग्रुएंसी में कि SOE इज इक्वल टू एंगल कौन सा? TOE। तो ये एंगल, ये साइड कॉमन और ये एंगल ए से मैं कह सकता हूं कि ये बाय ASA क्राइटेरिया से मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूं कि बाय सिपिसिटी से इस ट्राइंगल की ये भुजा और इस ट्राइंगल की ये भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। अगर ये दोनों भुजा बराबर है बाय सिपिसिटी से तो मैं ये कह सकता हूं कि केंद्र से AB की जीवा AB की दूरी समान है, किसके? केंद्र से CD जीवा के दूरी के बराबर। ठीक है, एक बार और कि OS इज इक्वल टू OT हो जाएगा बाय सिपिसिटी, और तो ये कह सकता हूं कि दो जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर है वो दोनों जीवाएं समान होती है। तो ये चीज हमने यहां पर प्रूव कर ली और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि AB इज इक्वल टू CD प्रूव करो। दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि AB इज इक्वल टू CD है, तो आप ये प्रूव करके दो कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, ये एंगल का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको बोलेगा कि ये एंगल इसके बराबर है, ये जीवा इसके बराबर है, तो आप मुझे बताओ कि PE BT के बराबर होगा, PE इज इक्वल टू BT के बराबर होगा। ये सारी चीजें आपको देगा और बाय कॉन्ग्रुएंसी आप सारी चीजें प्रूव कर सकते हो। ये लास्ट वाला थोड़ा सा हार्ड तो नहीं कह सकते। अगर यहां पर ये दो भागों में विभाजित करेगी जीवा को, अगर ये और ये रेखा और ये रेखा दोनों समान मिल जाती है तो ये और ये दोनों तो इक्वल होगा, समान भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, देखो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। 9.2 हम लोग क्लियर कर देंगे इस क्वेश्चन से, 9.2 पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, एक मैं सर्कल बना देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पर बना दी एक सर्कल, ये लो, ये आपका सर्कल। दो जीवाएं बना देता हूं, एक जीवा ये रही, एक जीवा ये रही, ये केंद्र है, यहां से एक डायमीटर जा रहा है। ठीक है, यहां से एक डायमीटर जा रहा है, ये केंद्र हो गया। आपने बोला कि इसकी यहां से डिस्टेंस, इसकी यहां से डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहां तक और ये पार्ट यहां तक दोनों इक्वल है। ठीक है, जहां से 90 डिग्री बना रहा है, ये यहां से और ये यहां से इक्वल है। ठीक है, दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि डायग्राम मैंने बहुत स्पीड में बनाया। ठीक है, अब अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है,
तो इस छोटे वाले पार्ट में, यहां से ये छोटा पार्ट और यहां से ये छोटे वाले पार्ट में मैं क्या करूं, सेम चीज घटा दूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों इक्वल है, इन दोनों में से ये चीज निकाल दी तो ये दोनों भी तो बराबर आ जाएंगे। बस यही क्वेश्चन है, सेम तरीका, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको। चलते किताब की ओर वापिस। क्या कहना था, ये चीज यहाँ पे दे रखी है, ऐसे ही इन्होंने एंगल्स निकाले और कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी, ठीक है, और ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे चलता है। नेक्स्ट पेज क्या कहना चाहता है, एक्सरसाइज 9.2 आ गई। देखो एक्सरसाइज 9.2 बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका पहला क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं सॉल्व करा दूं क्या? मैं करा देता हूं, चलो। थोड़ा सा दिक्कत वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप सॉल्व कर दोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। वो दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, दो पॉइंट पे काटेंगे। कैसे काटेंगे वो हम जब डायग्राम बनाएंगे तब पता चल जाएगा आपको। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है, दो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मुझे जो कॉमन कोण मिल रही है उसको फाइंड आउट करना है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। इजी है बहुत। देखिए यहां पे मैंने बना दिया एक सर्कल, एक सर्कल बना दिया यहां पर, ठीक है। ये दोनों मैंने सर्कल बना दिए। देन अब देखो ये सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट पे काटते हैं। कौन कौन से पॉइंट हो गए? पॉइंट कौन कौन से हो गए? एक तो पॉइंट होगा ये वाला, एक पॉइंट होगा ये वाला। अब मुझे ऐसी कोड बनानी है जो कॉमन हो दोनों सर्कल में। इसका सेंटर तो ये रहा, इसका सेंटर मान लो ये रहा। कॉमन कोड बनानी है तो मैं यहां पर एक कॉमन कोड बना देता हूं। यहां से ये रही एक कॉमन कोड। समझ में आई कॉमन कोड कैसे बना? ये कॉमन कोड बन गई। इसका नाम मैं लिख देता हूं ए, इसका नाम ले लेता हूं बी, इसको मार्क कर देता हूं ओ, इसको मार्क कर देता हूं ओ डैश, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर से इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मुझे दे रखी है। तो इस सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग, ये जो डिस्टेंस है टोटल 4 सेंटीमीटर है, क्लियर। अब यहां से अगर इसे मैं मिलाऊं, इसको मैंने मिला दिया, यहां से इसको मैंने मिला दिया और इस सेंटर से इसको मैंने मिला दिया मान लो, तो अब क्या होगा? आप बोलोगे कि ए ओ और ये जो इंटरसेक्शन है, यहां पे जो ये कट रहा है इसको आप ई लिख दो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ए ओ की डिस्टेंस क्या है? ए ओ कितनी बड़ी है? तो आप कहोगे कि ओ ए तो एक त्रिज्या है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको मैं 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। ये जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या ए ओ डैश है, जिसे मैं 3 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, दो सर्कल, देखो एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ, तब समझ में आएगा आपको। देखो एक सर्कल मैंने बनाया ये, ठीक है, और एक सर्कल मैंने बनाया ये। ये दोनों सर्कल मैंने बना दिए। अब इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, इसके बीच में एक कॉमन कोड है और इसके बीच में कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। यहां पर आपको 90 डिग्री जैसा दिख रहा। अगर मैं ऐसा बोल देता डायरेक्ट कि ये 90 डिग्री होता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि सर ऐसी तो कोई थ्योरम ही हमने नहीं पढ़ी कि कॉमन कोड जो होती है वो यहां से कहीं पे 90 डिग्री होता है। कैसे? ये मैं आपको बता रहा हूं कैसे होता है। देखो यहां से बना लो वृत्त, चाहे आप ये सर्कल उठा के यहां पे भी रख दोगे, ये सर्कल उठा के यहां पे भी रख दोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी। ये देखो ये कॉमन कोड, ये वृत्त का सेंटर
और यहां से जैसे आप लेके जाओगे यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चाहे आप चाहो तो ये सर्कल उठा के यहां रख दो, कैसे भी रख दो, ऐसे रख दो, तो आप बोलोगे कि ये कॉमन कोड बन गई दोनों की। कॉमन कोड का मतलब इस सर्कल में भी जीवा होनी चाहिए, इस सर्कल में भी जीवा होनी चाहिए। तो ये मैंने खींच ली, तो इसका सेंटर यहां पे, तो इस सेंटर से इसको मार्क करूंगा तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, चीजों को एक्सपेरिमेंट करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल मैं कह सकता हूं। अब मुझे यहां पर दो ट्राइंगल्स मिल गए, वो ट्राइंगल्स कौन से, ए ई ओ और ए ई ओ डैश, ये दोनों ट्राइंगल्स मिल गए। मुझे प्रूव ये करना है कि ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है। क्या मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई ऐसी चीज प्रूव करनी है कि ये जो इस एंगल का भी बराबर हो, इस एंगल का भी बराबर हो, आप बोलोगे कि नहीं, तो मैं क्लियरली आपको बोलूंगा कि इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। ट्राइंगल्स के दो पार्ट्स इक्वल करने होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, इसमें तो कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। जब भी समकोण त्रिभुज आपको दिया हो, राइट एंगल आपको दिया हो और कुछ भी चीज यूज नहीं आ रही है, तो एक ब्रह्मास्त्र है, वो है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। उस प्रमेय के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा, और बिल्कुल पढ़ा होगा, आईपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं आप। चलिए, तो ट्राइंगल कौन सा है, दो ट्राइंगल्स मुझे मिल गए, ए ई ओ, इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ए ई ओ। इसमें मैं पाइथागोरस लगाना चाहता हूं। पाइथागोरस मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इंग्लिश में जब भी कोई समकोण त्रिभुज आपको दे रखा हो, तो जहां पर समकोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनस मतलब की कर्ण होती है, और बाकी दोनों भुजाओं को आप किसी को भी आधा मान लो, किसी को भी लंब मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, एक चीज ये हो सकती है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तब क्या होता है, एंगल के बेस पे, एंगल के बेस पे आप क्या डिसाइड करते हो कि लंब कौन सा है और आधा कौन सा है, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो आप कोई भी आधा लिख सकते हो, वो कोई भी लंब दे सकते हो, ठीक है। तो इस चीज को यहां से हटाते हैं, हम लोग हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर कर्ण कौन सा दे रखा है मुझे, कर्ण कौन सा होगा, आप बोलोगे कि ये जो समकोण बना है उसके सामने वाली भुजा ए है, तो यहां पे लिखो ए ओ का स्क्वायर। आधार कौन सा है, आधार ले लेता हूं, ये आधार का मतलब होता है बेस, ओ ई का होल स्क्वायर। लंब मैंने ले लिया ए ई का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं इसको एक्स ले लूं यहां तक। अगर एक लाइन है ये पूरी 4 सेंटीमीटर की है, यहां से इतना पार्ट मुझे लेना है जिसको मैं एक्स बोलता हूं, तो ये लाइन कितनी होगी, इस पूरी लाइन में से ये लाइन हटा दूं तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरी लाइन कितनी है 4, और ये लाइन हटा दो मतलब माइनस कर दो, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां लिख देते चलो, तो ये जो यहां से ये जो लाइन है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। अब चलिए ए ओ की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ओ ई मैंने एक्स माना तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ए ई की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैंने ऐसे ही लिख दी। अब ए ई की वैल्यू मैं इस तरफ रखता हूं और इसको लिख देता हूं 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये लिख सकता हूं क्या मैं, आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अब मैं दूसरा ट्राइंगल लेता हूं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए ई ओ डैश, ए ई ओ डैश, ए ई ओ डैश ट्राइंगल। इसमें भी मैं कर्ण किसको लूंगा, आधार किसको लूंगा, और लंब किसको लूंगा। तो आप बोलोगे कि ये जो ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री यहां बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा ए ओ डैश, ए ओ डैश कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो 3। उसके बाद मुझे आधार ये ले लूं 4 माइनस एक्स, और लंब तो यही आ गया ए ई, ये मैंने ले लिया। मुझे ए ई की वैल्यू चाहिए, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, देखना कैसे कैसे यहां पर इसे कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखो, यहां पर आप लिखोगे
3 का स्क्वायर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए का होल स्क्वायर। ये 9 हो गया, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू ए का होल स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आ जाओ, इन सबको इधर लेके आ जाओ, ए को इधर रहने दो। तो आप कैसे लिखोगे इसे, आप कैसे लिखोगे, आप लिखो इसे 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। ऐसा लिखोगे। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 7 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू ए का होल स्क्वायर। सेम चीज ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों सेम है तो इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, इन दोनों को बराबर रख देता हूं। चलिए इन दोनों को बराबर रख के देखो, इसको यहां सोल्व करते हैं। तो यहां पर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। एक्स वाले टर्म्स को इधर लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 8x यहीं रहने दो, ये माइनस का 7 यहीं रहने दो, ये 25 इधर लेके आ जाओ, ये यहां से कट हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, इस चीज को वापस इधर लेके आ जाओ, 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x, ये हो गया 32 इज इक्वल टू 8x। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 32 अपॉन 8, क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4, एक्स इज इक्वल टू 4। आपने एक चीज नोटिस करी क्या, आपने एक चीज नोटिस करी, देखो इस पिक्चर को जोर से देखो, ध्यान से देखो, यहां से ये है x और यहां से ये पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर, मतलब कि x की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, इस सेंटर से इस सेंटर तक। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है कि दो सर्कल अगर ये है, दो सर्कल अगर ये है, ठीक है, ये बड़ा सर्कल, ये छोटा सर्कल, तो इसके कहने का मतलब यह है अगर इस छोटे सर्कल क्या, इस छोटे सर्कल का सेंटर, इस छोटे सर्कल का सेंटर अगर यहां पर है तो ये लाइन इस सेंटर से निकल के जा रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे, इसके बीच में दूरी 4 सेंटीमीटर है, यही है, यही हो गया ना इसका मतलब। तो इसका मतलब यही हो गया कि x की वैल्यू और 4 की वैल्यू बराबर है। तो इसको एक्सप्लेन करूंगा, x को इस तरफ रखूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ये लाइन इधर आएगी, ये x जो है, x की दूरी क्या है, ओ ई इज इक्वल टू ओ डैश, ओ ई इज इक्वल टू ओ डैश है। तो इस लाइन को सरका के इधर लगा दो, इस लाइन को सरका के इधर लगा दो, अब टोटल x हो गया और टोटल कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। सही, तभी तो ये वेरीफाई करेगा, एक तरीके से ये चीज वेरीफाई हो सकती है ना, तभी हो सकती है, यही चीज है। और आप देखो कि अगर ये इस छोटे वृत्त का सेंटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये भी तो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर ए बी है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यहां पर लिख दो आप ए बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। क्लियर, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर, ये आपको फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो जीवाएं हैं जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को काट रही है, तो प्रूव करो कि सेगमेंट ऑफ द वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट क्या होता है, अगर एक वृत्त मैंने बनाया, एक सर्कल मैंने बनाया, यहां पे एक कोड खींची, यहां पे एक कोड खींची,
तो ये जो सेगमेंट है और ये सेगमेंट जो है वो बराबर होगा। ये कैसे प्रूव करोगे? ये कैसे प्रूव करोगे? इसको ट्राई करना घर पे, एक बार इसको ट्राई करना अपने हिसाब से, अगर नहीं होगा तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसे ट्राई करने की कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है। अगली चीज, अगर दो इक्वल कोण है वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, सेम लाइन, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कोण। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। कर लोगे बाय सीपीसीटी? हमको ये चीज दे रखी है, ठीक है, ये चीज दे रखी है जो इंटरसेक्शन, सॉरी, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोण। हाँ बराबर है, वही दोनों एंगल आपको प्रूव करना है। आगे बात आता है क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक लाइन सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? देखो, तो यहां लिख दो, यहां आप लिख दो कॉन्सेंट्रिक। कहा गया? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र सिर्फ एक हो, जिसका केंद्र सिर्फ एक हो। एक सर्कल मैंने ये बना दिया और एक सर्कल मैंने ये बना दिया। ये सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से, और इन दोनों का सेंटर सिर्फ एक है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर सिर्फ एक हो और उसके ऊपर दो सर्कल हो, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि ये इमेज दे रखी है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये जो है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूंगा? आप बोलोगे कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, हिंट दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क है, इसमें आपको हिंट दे देता हूं। ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि छोटे सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए ये जो लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, क्लियर। और बड़े सर्कल के लिए ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन इस लाइन के बराबर होगी, क्योंकि जीवा बड़े सर्कल के लिए ये बड़ी है और परपेंडिकुलर तो एक ही, सेंटर तो एक ही है, परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये दोनों सेम होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में ये वाला भाग हटा दो और इस वाले पार्ट में ये वाला भाग हटा देता हूं, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो दोनों सेम है। और यूक्लिड की एक्सियोम्स हमने पढ़ा है, अगर दोनों सेम चीजों में सेम चीजें घटा दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आप लोग कर दोगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द दिस एक्सरसाइज, ये वाला हिंट दे रहा हूं, देखो एक सर्कल है, तीन लड़के बैठे हैं, एक तो यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, ये रहा। इन दोनों के कोऑर्डिनेट करने के लिए ये लोग क्या फोन पे बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो तार कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी परिधि पर तीन लड़के बैठे हुए हैं, उनके नाम दे रखे हैं, नाम मुझे नहीं पता, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, वो तीनों फोन पे बात कर रहे हैं, तो उनके जो तार है उसकी लंबाई क्या है? समान है, उसकी लंबाई समान है। तो इस तार की लंबाई आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? आपको एक चीज यहां पर एक कुछ वैल्यू दे रखी होगी, आपको दे रखा है यहां पर रेडियस दे रखी है, यहां पर आपको रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर रेडियस दे रखी है, ये 5 मीटर दे रखी है यहां से यहां तक, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला लगाओ, मीडियन किसी भी, ये देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये मीडियन बन जाएगी, क्यों? क्योंकि ये यहां पर इसको दो भागों में विभाजित करेगी। और मीडियन किसे कहते हैं? मीडियन उसे कहते हैं, ये केंद्रक बन जाएगा। मीडियन उसे कहते हैं कि अगर जो भी रेखा त्रिभुज के तीसरी रेखा को डिवाइड करती है, दो समान भागों में बांटती है, तो वो रेखा ये केंद्रक बन जाता है और ये क्या बन जाती है? मीडियन बन जाती है। क्लियर? ये मीडियन बन जाती है। तो मीडियन त्रिभुज को 2:1 में विभाजित करती है,
ठीक है, इसका और इसका रेशो दे रखा है, ये 2x और ये कितना हो गया, ये 1x, इसका रेशो दे रखा है। आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल लोगे, जस्ट राइट। और ये सब समान है तो कहीं ना कहीं चीजें निकल जाएंगी। ट्राई करना, दिमाग के घोड़ों को भगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की रफ्तार बनाओ, दिमाग को यूज करने की रफ्तार बनाओ। ठीक है, हम सर्कल को थोड़ा सा डीप में पढ़ रहे हैं, तो चीजों को ध्यान में रखना। चलिए 1 मिनट, चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है। एक पार्क दे रखा है, 3 लड़के बैठे हुए हैं, यहां पर शायद कुछ चीजें और दे रखी है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, वो जो अभी जो एक्सप्लेनेशन अपन ने दिया वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी अप्रोक्स थोड़ा सा समान है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, यहां लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। यहां पर ये 20 मीटर दे रखा है, 20 मीटर, और रेशियो तो यही रहेगा, बस चीजें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए बस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, अगली चीजें थोड़ी सी रह गई है, और इस चीज को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे आज के लिए। कल फिर नई क्लास लेके आएंगे हम लोग, ये कौन सी स्लाइड लग गई, तो कुछ दिख रहा है, कुछ तो खास आने वाला है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम लोग टीएलसी प्रतापगढ़ की टीम लेके आ रही है रीट लेवल 2 एंड लेवल 1 के लिए बहुत ही खास कोर्स मैथमेटिक्स को लेके, कि कैसे आप मैथमेटिक्स में 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हैं। जो भी बच्चे रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी एक नया व्हाट्सएप चैनल बनाया गया हुआ है, उस पर आप जुड़े, जहां पर आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगी, और साथ में क्या चीजें खास होने वाली, मैथमेटिक्स के लिए क्या चीजें खास हैं, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ 21 नवंबर को हम लोग मैथमेटिक्स का सुपर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी, उस चीज को देखने के लिए आपको आना है सुबह 9 बजे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो इसी के साथ इस चीज को नहीं भूलना है, जो भी चाहते हैं कि रीट की तैयारी करनी है तो वो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं मैथमेटिक्स को लेके, ठीक है। और बहुत सारी सब्जेक्ट्स टीएलसी लाने का प्रयास कर रही है, जैसे ही हम लोगों को बेस्ट फैकल्टीज मिलती है आपके लिए, तो कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट मिले, मतलब कम से कम पढ़े और ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप छोड़ सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिले, ठीक है। तो हमने टारगेट लिया 30 आउट ऑफ 30 का, ठीक है। तो इसी के साथ 21 नवंबर को जुड़ना नहीं भूलना है, ठीक है। सुपर कोर्स है मैथमेटिक्स का। अभी तक आपने टीएलसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, टीएलसी आपके चारों तरफ उपलब्ध है। तो टेलीग्राम से जुड़ना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। टेलीग्राम में हमारा एक डिस्कशन ग्रुप भी है आरपीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लिए, जहां पर आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।